हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीसीएस के अंदर यूनिट नंबर 5 के बारे में। यूनिट नंबर 5 वन शॉट इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं स्क्रीन पे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स फाउंड इन इंडिया। सेकंड हम देखेंगे स्कल्पचर्स इन इंडिया। फिर हम देखेंगे क्वाइनेज ऑफ इंडिया, देन पॉटरी एंड पपेट्री, देन सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लास्ट के जो दो टॉपिक्स हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आप मान के चलो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एक से दो भी आ सकते हैं, दोनों के दोनों मिल सकते हैं, बट एक तो डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम लोग सीबीएफसी की बात करेंगे, जो कि है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन से तरीके के आर्किटेक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है, और पुराने टाइम पे पाए जाते थे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें एंशिएंट आर्किटेक्चर्स में। इंडस वैली सिविलाइजेशन और मॉडर्न आर्किटेक्चर लाइक रॉक कट केव्स और अशोकन पिलर, ये सारे हमारे क्या थे, एंशिएंट आर्किटेक्चर्स थे। क्लासिकल हिंदू आर्किटेक्चर्स में आते हैं हमारे द्रविडियन टेम्पल्स लाइक बृहदीश्वरर टेम्पल, ठीक है। द्रविडियन टेम्पल्स में हमारे जो भी साउथ के टेम्पल्स होते हैं बेसिकली वो इंक्लूडेड होते हैं। देन आते हैं नागर टेम्पल्स लाइक खजुराहो, ठीक है। खजुराहो के बारे में भी आप सबने सुन रखा होगा, ठीक है। फिर आता है हमारा बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, स्तूपास और डोम शेप्ड आर्किटेक्चर। जो भी स्तूप वगैरह बनाए जाते थे, जैसे कि सांची का स्तूप है हमारा, तो ये सब हमारे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के अंडर आते थे। एजेंटा अलोरा केव्स के अंदर जो भी डायग्रामेटिक चीज़ें रिप्रेजेंट की जाती थी रॉक कट के थ्रू, वो सारे हमारे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के थे। देन जैन आर्किटेक्चर मोस्टली यूज व्हाइट मार्बल्स लाइक दिलवारा टेम्पल। दिलवारा टेम्पल के बारे में अगर आपने नहीं सुना होगा तो एक बार देखिएगा। जैन टेम्पल है वो बेसिकली, और ज़्यादातर जैन टेम्पल्स जो थे वो व्हाइट मार्बल्स का यूज़ करते थे, ठीक है। दिलवारा टेम्पल एक एग्जाम्पल है ओवरऑल जैन आर्किटेक्चर का। देन नेक्स्ट बात की जाए इस्लामिक आर्किटेक्चर की, तो आर्क्स एंड डोम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो भी चीज़ें बनवाई जाती थी, ठीक है, उस टाइम पे डोम्स और आर्क्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था। पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखाई देता था इन बिल्डिंग्स पे, ठीक है, जैसे कि हमारी कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, और इसके अलावा भी जो इस्लामिक आर्किटेक्चर्स हैं उनमें आपको इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ आर्किटेक्चर्स हो गए जो इंडिया में मिलते हैं या फिर एंशिएंट इंडिया में एग्जिस्ट करते थे या अभी तक जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज स्कल्पचर्स इन इंडिया। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है मेड विद स्टोन्स और मेटल्स। स्कल्पचर्स जो होते थे वो हमारे या तो पत्थर से बनते थे या फिर मेटल से बनते थे। स्मॉल आइटम्स ऑफ ब्रोंज वर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ट्रेसेस में जो भी हमको चीजें मिली हैं उसमें कई सारे हमें ब्रोंज के छोटे छोटे स्कल्पचर्स मिले हैं, ठीक है। पिलर ऑफ अशोक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जिस्टिंग स्कल्पचर ऑफ मॉडर्न एम्पायर। मॉडर्न एम्पायर का अभी तक जो एग्जिस्ट कर रहा है वो सबसे बड़ा स्कल्पचर है हमारा पिलर ऑफ अशोक, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। डिटेल्ड ब्रोंज स्टैचू ऑफ नटराज वॉज फाउंड इन द रीजन ऑफ चोला एम्पायर। जहां पे हमारा चोला एम्पायर एग्जिस्ट करता था उन रीजन्स में नटराज जी की मूर्तियां मिली हैं जो कि ब्रॉन्ज की बनी होती थी, ठीक है, ब्रॉन्ज की बनी होती थी। तो ये भी एक तरह का स्कल्पचर है जो चोला एम्पायर से रिलेट करता है, ठीक है। Many coins and potteries were images with images and symbols of the deity were found in the sculptures of ancient India। जितने भी हमारे ancient India के स्कल्पचर हैं उनमें कई सारे कॉइन्स एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग तरह की पॉटरीज एग्जिस्ट करती हैं जिन पे अलग अलग तरह की इमेजेस होती थी, सिंबल्स होते थे, ठीक है। और ज़्यादातर वो सिंबल्स या इमेजेस उनके डाइटी की होती थी, यानी जो भी उनके ऊपर शासन करता था या फिर जिनकी भी वो पूजा करते थे लोग, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट स्कल्पचर्स इन इंडिया। थोड़ा बेसिक डिटेल मैंने दे दिया स्कल्पचर्स के बारे में। 5 मार्क्स में आएगा तो 5 पॉइंट सब में डिफाइंड है, आप इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वाइनेज ऑफ इंडिया। इंडियन क्वाइनेज हैज अ लॉन्ग एंड वेरिड हिस्ट्री रिफ्लेक्टिंग द रीजन्स कल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर टाइम। क्वाइनेज जो हमारा था बेसिकली क्वाइंस के बेसिस पे, यानी कि क्वाइन हमारा कब आया, कैसे आया, क्वाइन की हिस्ट्री को बताता है, ठीक है। ये बताता है कि जो क्वाइन होते थे वो कैसे किसी रीजन के कल्चर को, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को टाइम के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे पंच मार्क्ड क्वाइंस की, जो कि 6th सेंचुरी बीसीई के थे। वर द अर्लीस्ट क्वाइन मेड ऑफ सिल्वर एंड बियरिंग सिंबल पंच्ड ऑनटू द मेटल। देखो ये सिल्वर के क्वाइंस थे, ठीक है, जो पंच मार्क्ड क्वाइंस थे, ये सबसे पुराने क्वाइंस थे। ये सिल्वर के क्वाइन थे और इन पे बियरिंग सिंबल बना हुआ था, ठीक है। बियरिंग, बॉल बियरिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा या फिर देखी होगी आपके घर में, मोटर या इलेक्ट्रॉनिक सामान में, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में बेसिकली लगी होती हैं बियरिंग्स, ठीक है। बियरिंग्स के सिंबल बने हुए थे इस पे, और ये कॉइन्स हमारे सिल्वर के बने हुए थे। ये सबसे पुराने कॉइन्स थे, ठीक है, 6th सेंचुरी बीसी के। नेक्स्ट आता है हमारा गुप्ता एम्पायर 320 to 550 सीई।
रेगुलेटेड गोल्ड कॉइन्स डिपिक्टिंग किंग एंड डाइटीज हाईलाइटिंग हाई आर्टिस्टिक क्वालिटी। मतलब कि फिर गुप्ता एम्पायर ने क्या किया, 320 से 550 सीई यानी कि जब उसका उनका कार्यकाल रहा, जब गुप्ता कार्यकाल रहा है, गुप्ता एम्पायर जब एग्जिस्ट करता था, तब उन्होंने गोल्ड के कॉइन्स स्टार्ट किए। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स में किंग और डाइटीज की मूर्तियां बनवाई गई, उनके सिंबल्स बनवाए गए। ठीक है, जो कि काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दिल्ली सल्तनत, दैट इज 1206 टू 1857। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो हमारी एग्जिस्ट करी 1206 से 1857 तक। रेगुलेटेड कॉइन्स इन गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर फीचरिंग इस्लामिक इंक्रिप्शंस। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉइन्स को अलग अलग तरीके के मेटल्स के साथ लॉन्च किया, मतलब कि रेगुलेट कराया बेसिकली। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स थे और कॉपर कॉइन्स थे, जिसमें अलग अलग इस्लामिक इंक्रिप्शंस बने हुए थे या फिर लिखे हुए थे। ठीक है, नोटेबल कॉइन्स आर सिल्वर कॉइन्स ऑफ अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां। इनके टाइम पे जो नोटेबल यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉइन्स माने जाते थे वो सिल्वर कॉइन्स थे, अकबर के, जहांगीर के और शाहजहां के। ठीक है, इन लोग की अलग अलग सी उसमें पोर्ट्रेट बनी हुई थी। नेक्स्ट आता है हमारा पॉटरी एंड पपेटरी इन इंडिया। अब पॉटरी क्या होता है, इट इज अ क्राफ्ट बेस्ड आर्ट दैट रिफ्लेक्ट कंट्रीज कल्चरल एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। पॉटरी बेसिकली क्राफ्ट के बेसिस पे बनाई जाने वाली आर्ट होती है जो कि कंट्री के कल्चरल और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को दिखाती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन यूटिलाइज्ड स्टोरेज जार्स, बाउल्स एक्सेट्रा with advanced pottery and standardized shapes, intricate designs and polished finishes। मतलब कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी बेसिकली, वहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह की पॉटरीज यूज़ की जाती थी, स्टोरेज जार्स पे, बाउल्स पे, और इसके अलावा भी जो वो चीज़ें यूज़ करते थे उन पे पॉटरी होती थी, और वो पॉटरी काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड होती थी, उनके शेप्स बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड होते थे, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी होती थी उनकी, और फिनिशेस काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड होती थी। ठीक है, मतलब पॉलिश्ड फिनिश उसके अंदर देखी जा सकती थी। फिर अगला, टेराकोटा पॉटरी वर यूज्ड फॉर रिलीजियस एंड डेकोरेटिव पर्पस अक्रॉस वेरियस रीजन्स। अलग अलग रीजन्स में इंडिया के अंदर टेराकोटा पॉटरी का भी यूज किया जाता था। आप लोगों ने सुना होगा, टेराकोटा पॉटरी काफी फेमस पॉटरी है। ठीक है, इसका यूज किया जाता था काफी रिलीजियस चीजों में भी, साथ ही साथ डेकोरेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता था। नेक्स्ट आता है हमारा गुजरात हैव खावड़ा पॉटरी नोन फॉर इट्स डिजाइन एंड ब्राइट कलर्स। गुजरात में भी हमारे यहाँ खावड़ा पॉटरी होती थी। ठीक है, खावड़ा पॉटरी अभी भी शायद वहाँ एग्जिस्ट करती हो, मैंने अभी रिसेंटली तो नहीं सुना है इसके बारे में। एंड ये जो पॉटरी थी खावड़ा पॉटरी, ये अपनी डिजाइन और ब्राइट कलर्स के लिए जानी जाती थी। ठीक है, ब्लैक पॉटरी फ्रॉम निजामाबाद यूपी उत्तर प्रदेश was known for its shiny black surface and engraved design। so basically हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में निज़ामाबाद में भी पॉटरी होती है। ठीक है, ब्लैक पॉटरी जिसको बोलते हैं, वो अपने शाइनी ब्लैक सरफेस के लिए और उसके अंदर जो डिज़ाइन इंग्रेव्ड होती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नोन थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है पपेट्री। इट इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म दैट कंबाइंस स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक एंड विजुअल परफॉर्मेंस। ये बेसिकली एक आर्ट का फॉर्म है। ठीक है, ट्रेडिशनल आर्ट का फॉर्म है जो कि स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक और विजुअल परफॉर्मेंस तीनों को कंबाइन करता है, इंटीग्रेट करता है। ठीक है, मतलब पपेट्री के अंदर जैसे कि आप सबने सुन रखा होगा कठपुतली का जो खेल होता है वो ही हमारा पेपेट्री होता है। ठीक है, अब टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रिंग पपेट्स, जो कि हमारी एक्चुअल कठपुतली होती है, जो आप लोगों ने शायद देखी भी होंगी। ठीक है, वुडन पपेट्स कंट्रोल्ड बाय स्ट्रिंग्स। ऐसी ये वुडन पपेट्स होती हैं जिनको छोटी छोटी पपेट्स होती हैं लकड़ी की। ठीक है, और इनको स्ट्रिंग्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी शैडो पपेट्स नोन एज थोल पावाकोथू इन केरला। केरला के अंदर इसको थोल पावाकोथू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शैडो पपेट्स होती हैं लार्ज ट्रांसल्यूसेंट लेदर पपेट्स प्रोजेक्टेड ऑनटू अ स्क्रीन टू क्रिएट शैडोज। ये प्रोजेक्ट की जाती थी किसी स्क्रीन के आसपास जिससे कि उनकी शैडो सामने विजिबल हो, जहां पे भी आपको स्क्रीन यूजर्स को, अरे यूजर्स को नहीं, मतलब जो भी लोग देखने गए हैं उनको जिस स्क्रीन पे दिखता था उस स्क्रीन पे उनको सिर्फ शैडो दिखती थी, एक्चुअल जो होती थी हमारी पपेट वो नहीं दिखती थी। ठीक है, फिर आती है हमारी ग्लोव पपेट। इसको क्या बोलते हैं, पावा कोथू इन केरला। देखो ये क्या थी, थोल पावा कोथू। ठीक है, और ये क्या थी, पावा कोथू। केरला के अंदर ये दोनों आज भी शायद काफी ज्यादा यूज होती हैं, जहाँ पे भी पुराने गांव वगैरह में जहाँ पे पपेट शो दिखाए जाते हैं वहाँ पे यूज होती है। ठीक है, स्मॉल पपेट्स वॉर्न ऑन पपेटियर्स हैंड डिपिक्टिंग लोकल स्टोरीज एंड सोशल थीम्स। ठीक है, ये क्या होती थी, ये एक ऐसी पपेट्स होती थी जिनको डिजाइन किया जाता था ताकि हाथों में इनको पहना जा सके और हाथ में पहन के
उसके बाद जो भी जो होता था, मतलब एक पर्सन होता है जो पपेट्स को यूज़ करता है और स्टोरी टेलिंग करता है या फिर बताता है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, उनको कंट्रोल करता है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि कठपुतली का गेम आपने देखा होगा, तो जिस पर्सन के उंगलियों में स्ट्रिंग बंधी होती है, ठीक है, तो वो अपनी उंगलियों से कंट्रोल करता है स्ट्रिंग्स के मूवमेंट को, ठीक है। उसी तरीके से ग्लव पपेट में क्या होता है, हाथों में ही पहन लिया जाता है और फिर उसके बेसिस पे स्टोरीज या फिर सोशल थीम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रॉड पपेट्स। प्यूटल नाच, वेस्ट बंगाल में इसको पुतुल नाच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पुतुल नाच यानी कि पुतली का डांस, ठीक है, पुतुल नाच। लार्जर पपेट सपोर्टेड बाय रॉड्स यूज टू इनएक्ट ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। ये काफी ज्यादा साइज में बड़े होते हैं पपेट्स, ठीक है, और इनको रॉड्स के थ्रू सपोर्ट किया जाता है जिससे कि ये प्रॉपर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को शो कर सकें, या फिर इनका यूज ही किया जाता है ड्रामेटिक परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। सो सिनेमेटोग्राफ एक्ट क्या था? दिस एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड टू मेक प्रोविजन फॉर गवर्निंग द सर्टिफिकेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फिल्म फॉर द पब्लिक एग्जीबिशन। मतलब कि ये एक्ट बनाया गया था ताकि जो हमारी पब्लिक में मूवीज दिखाई जाती हैं, ठीक है, उनका सर्टिफिकेशन और उनको कुछ पर्टिकुलर रेगुलेशंस और रूल्स प्रोवाइड किए जा सकें, ठीक है, जिनके बेसिस पे ही ये डिसाइड हो कि वो मूवीज लोगों को दिखाने लायक हैं भी या फिर नहीं है, ठीक है। की पॉइंट्स की बात करें इस एक्ट की, तो सबसे पहला की पॉइंट था फिल्म सर्टिफिकेशन। इस्टेब्लिश्ड सीबीएफसी टू क्लासीफाई फिल्म्स इनटू यू, यूए, ए एंड एस कैटेगरीज बेस्ड ऑन कंटेंट सूटेबिलिटी। मतलब कि सबसे पहला काम क्या किया गया, सिनेमेटोग्राफ एक्ट लाने के बाद फिल्म सर्टिफिकेशन अलाउ किया गया, ठीक है, इसको वैलिड किया गया। यानी कि जो भी फिल्म इस एक्ट के आने के बाद पब्लिश की जाएगी पब्लिक के लिए, उस फिल्म के पास एक प्रॉपर फिल्म का सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और वो सर्टिफिकेशन कौन देता था? सीबीएफसी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये किस बेसिस पे सर्टिफिकेशंस देता था? यू, यूए, ए और एस, ये 4 सर्टिफिकेशंस थे, बेसिकली कैटेगरीज थी, जिनके बेसिस पे ये पता चलता था कि कंटेंट किस ऑडियंस के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हम लोग सीबीएफसी के अंदर डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर सेंसरशिप पावर, ठीक है। सीबीएफसी कैन मैंडेट कट्स, मॉडिफिकेशंस और रिफ्यूज सर्टिफिकेशन। अब इस एक्ट ने क्या किया, सीबीएफसी को ये ऑर्डर दिया या फिर ये पावर दी कि वो किसी भी मूवी के अंदर, किसी भी फिल्म के अंदर कुछ कट्स को मैंडेटरी कर सकती है, ठीक है। अगर उसको कोई सीन नहीं अच्छा लग रहा है तो वो बोल सकती है कि इस सीन को कट ऑफ कर दिया जाए मूवी से, इसको मैंडेटरी किया जाए, ठीक है। इसके अलावा रिफ्यूज सर्टिफिकेशन, यानी कि अगर उसको पूरी मूवी ही नहीं है उनको समझ में आ रही, सीबीएफसी के जो भी ऑथराइज पर्सन होंगे, ठीक है, तो वो प्रॉपरली रिफ्यूज कर सकते हैं फिल्म को सर्टिफाई करने के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेगुलेशंस ऑफ फिल्म एग्जीबिशन। फिल्म एग्जीबिशन के जो रेगुलेशंस है वो क्या थे? फिल्म मस्ट बी सर्टिफाइड बिफोर पब्लिक एग्जीबिशन। लोगों को दिखाने से पहले, लोगों के सामने प्रस्तुत करने से पहले फिल्म का सर्टिफाई होना बहुत जरूरी था। सेकंड, वायलेशन रिजल्ट्स इन फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। मतलब अगर कोई ऐसा करता है कि वो मूवी बना के लोगों को दिखाता है और उसकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन परमिशन नहीं लेता है, तो उस केस में उन्हें जेल भी हो सकती है, ठीक है, उन्हें इम्प्रिजनमेंट में भी डाला जा सकता है। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट पावर्स। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स थी? स्टेट्स रेगुलेट सिनेमास, इशू लाइसेंस एंड एनफोर्स द एक्ट। सारे स्टेट्स जो थे वो सिनेमास को रेगुलेट करते थे, जो भी लाइसेंसेस है मूवी के लिए रिक्वायर्ड उनको अलाउ करते थे, इशू करते थे, और साथ ही साथ ये जो एक्ट था हमारा सिनेमेटोग्राफ एक्ट, इसको इंप्लीमेंट करते थे, इन्फोर्स करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट्स एंड रेलेवेंस। अमेंडमेंट और रेलेवेंस की बात की जाए तो स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज फॉर पायरेसी एंड अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि ओवरऑल जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मूवी का, उस केस में अगर पायरेसी होती है या फिर अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब बिना ओनर की परमिशन के अगर मैं उसकी फिल्म को पब्लिक कर देता हूं, ठीक है, मेरे किसी पर्सनल प्लेटफॉर्म से, तो उस केस में मुझे पेनल्टी भरनी पड़ सकती है, और वो भी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, ठीक है। फिल्म शुड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी व्हाइल बैलेंसिंग क्रिएटिविटी एंड पब्लिक मॉरल्स। मतलब कि एक रूल था कि जो भी मूवी बनाई जाएगी, जो भी मूवी प्रस्तुत की जाएगी लोगों के सामने, उस मूवी को ये क्राइटेरिया फुलफिल करना था कि वो पॉजिटिव हो सोसाइटी के लिए, ठीक है। सोसाइटी में अगर वो कोई चेंज ला रही है तो पॉजिटिव चेंज लानी चाहिए, ठीक है। सेकेंडली, ओवरऑल क्रिएटिविटी को बैलेंस करके चलना पड़ेगा और पब्लिक के मोराल्स को भी बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर कोई फिल्म ऐसी होती है जो पब्लिक के मोराल्स को इफेक्ट करती है, क्रिएटिविटी इम्बैलेंस आता है, या फिर सोसाइटी के लिए पॉजिटिव नहीं कंसीडर की जाती, तो उस केस में उस मूवी का लाइसेंस
कैंसिल करा जा सकता है, उस मूवी का सर्टिफिकेशन रोका जा सकता है या फिर उसे रिफ्यूज किया जा सकता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें थी हमारे सिनेमेटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सीबीएफसी। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीबीएफसी क्या था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द सिनेमेटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952, ठीक है। ये सिनेमेटोग्राफ एक्ट अभी हमने देखा, उसके थ्रू ये स्टैब्लिश किया गया था। इट इज ऑपरेटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये ऑपरेट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू, ठीक है। फिल्म सर्टिफिकेशन कैटेगरीज ये कौन कौन सी प्रोवाइड करता है? यू, यूए, ए और एस। यू क्या होती है? यूनिवर्सल। यू ए इज पेरेंटल गाइडेंस, ए इज एडल्ट एंड एस इज स्पेशल। अब यूनिवर्सल क्या है? सूटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स। यूनिवर्सल वो मूवी कैटेगरीज होती थी जो मूवी हर कोई देख सकता है, ठीक है, बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान, सब, ठीक है। यूए क्या था? पेरेंटल गाइडेंस, मतलब कि सूटेबल फॉर चिल्ड्रन अबव 12 ईयर्स ऑफ एज अंडर द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स। मतलब कि इन कैटेगरीज की मूवीज को 12 साल के ऊपर के बच्चे देख सकते थे, बट अपने पेरेंट्स के गाइडेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब अगर घर वाले मना करते हैं तो उस केस में वो नहीं देखें, अगर घर वाले अलाउ कर रहे हैं तो 12 साल से ज्यादा एज है तो आप मूवी को देख सकते हो। नेक्स्ट है ए एडल्ट, ठीक है। एडल्ट जो मूवीज होती हैं, रेस्ट्रिक्टेड फॉर चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रेस्ट्रिक्ट होती है। हालांकि आजकल तो सभी देख लेते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लॉज के खिलाफ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एस फॉर स्पेशल, सूटेबल फॉर स्पेशलाइज्ड ऑडियंस ओनली, एग्जांपल डॉक्टर, साइंटिस्ट एक्सेट्रा। मतलब कुछ मूवीज ऐसी भी बनती हैं जो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए ही बनाई जाती हैं, यानी कि ऐसी बहुत सारी मूवीज होती हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडियंस ही देख सकती है और उसको उन्हीं को अलाउ होता है, हर कोई उसको नहीं देख सकता, ठीक है। तो वो एस केस में आती हैं, ठीक है, एस कैटेगरी में आती हैं बेसिकली। सो ये सारी बात हो गई हमारी यूनिट नंबर 5 के बारे में। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पीओवी से मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगे तो मैंने उनको एक्सक्लूड कर दिया है। इतनी चीजें अगर आप पढ़ के जाते हो तो इस यूनिट से आराम से आपको 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन दिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।